नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चे अभी करंट में ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी स्टाफ नर्स का जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास स्पेशल रूप से मैं उनके लिए रखी हूँ जिन बच्चों को अभी ओबीजी सब्जेक्ट या किसी भी नर्सिंग के ऐसे सब्जेक्ट में अगर उनको एमसीक्यू क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये क्लास ज़रूर वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अगर जो भी प्रॉब्लम अगर होती है उनको क्लास से, उसके लिए भी आप कमेंट्स करके हमको बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। चलिए ठीक है, आज का सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 27 क्वेश्चंस है जिसमें से ओबीजी का हमने अभी रखा है ये सेशन और इसके बाद हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं साइकेट्रिक का। इसके बाद आपका टोटली जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं वो हम इस सेशन में रखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, क्या नुकसानदायक होता है, क्या प्रभाव करता है आपकी बॉडी को जब कोई लेडीज़ या जब कोई फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है उस समय पे अगर कोई सब्सटेंस एब्यूज कर रही है, कोई ड्रग्स वगैरह ले रही है या स्मोकिंग कर रही है तो उस समय क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसकी बॉडी में। डेफिनेशन दिया गया है, सब्सटेंस एब्यूज मीन्स द यूज ऑफ। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, सब्सटेंस एब्यूज होता क्या है। तो सब्सटेंस मतलब होता है कोई ना कोई पदार्थ या कोई ना कोई सब्सटेंस का जब आप एब्यूज मतलब लेना, ठीक है, एब्यूज कर रहे हो। अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया या अदर ड्रग्स हो गए, जैसे स्मोकिंग वाले जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स अगर आप यूज करते हो, सब्सटेंस एब्यूज करते हो तो वो क्या करता है, आपकी प्रेगनेंसी को अनसेफ करता है। सेफली प्रेगनेंसी आपकी नहीं मानी जाएगी, मतलब नहीं रहेगी। नॉट ओनली फॉर मदर बट द बेबी एज वेल, ना कि मदर को बल्कि बच्चे को भी क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा, जिससे बच्चा भी अच्छा नहीं रहेगा। समझ में आया। तो ये तो हो गया सब्सटेंस एब्यूज। क्या होता है सब्सटेंस एब्यूज, जिसमें मदर्स क्या करती है, अल्कोहल यूज करती है, टोबैको लेती है या तंबाकू वगैरह खाती है, कोई अदर ड्रग्स का यूज करती है, नशे वाली दवाइयाँ यूज करती है, वो क्या करती है, कंसीडर करती है अगर प्रेगनेंसी में, तो उसके स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य को भी हार्मफुल इफेक्ट करता है, बच्चा भी वेल नहीं रहता है, वो क्या कहलाता है, आपका सब्सटेंस एब्यूज। चलिए आगे देखते हैं हम, हमारी आगे की क्लास में क्या बताया गया है। सब्सटेंस एब्यूज इन द प्रेगनेंसी डिप्राइव द बेबी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन दे नीड डेवलप नॉर्मली। सब्सटेंस एब्यूज में क्या बता रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से, ऑक्सीजन नॉर्मली जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उसको रोकता है, सच एज द प्रोडक्ट जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इलीगली ड्रग्स हो गए, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट वुमेन्स यूजेस एंड दे आल्सो readily cross the placenta, reach the fetus, cause the serious problem to the fetus as well as। मतलब बता रहा है कि अगर कोई फीमेल्स, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन सिगरेट या अल्कोहल का यूज कर रही है तो वो उसकी प्लेसेंटा से क्रॉस, क्योंकि सभी को मालूम है कि प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है जिस टाइम पे लेडी प्रेग्नेंट होती है, जिस टाइम पे कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके बाद प्लेसेंटा ही पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को। समझ में आया। तो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती हैं जितनी भी ये सब्सटेंस, सिगरेट हो गया आपका, जैसे कि अल्कोहल हो गया, प्लेसेंटा से क्रॉस करके किसको सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है, फीटस को। समझ में आया। वायरस टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या प्रभाव होता है, जो बच्चा है उसकी बॉडी में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है या मदर्स को क्या क्या अफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम इफेक्ट देखेंगे सब्सटेंस एब्यूज का। फर्स्ट है, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पासेस निकोटीन एंड कैंसर कॉजिंग ड्रग द बेबी, स्मोकिंग रेजेस एट द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ और प्रीमैच्योर बर्थ। अगर कोई लेडीज या कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर स्मोकिंग कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे निकोटीन सब्सटेंस हो गया, तो कैंसर कॉज कर सकता है, ड्रग्स टू द बेबी, ड्रग्स क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है बेबी के लिए, बच्चे के लिए। और स्मोकिंग क्या कर सकता है, रिस्क ऑफ द स्टिल बर्थ, किसका रिस्क बन सकता है, बच्चे की डेथ हो जाएगी या तो बच्चा फिर प्री मैच्योर होगा, मतलब उसका जो वेट है, नॉर्मल जो वेट कितना होना चाहिए बच्चे का, नॉर्मल वेट कितना होता है बच्चे का, 2.5 किलो से लेकर आपका 3 किलो तक का जो बच्चा होता है, 3 kg का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल उसका वेट माना जाता है। अगर बच्चा कम मैच्योर है या बच्चे का पहले ही डिलीवर्ड हो जाना, तो ये सारी कंडीशन क्रिएट होती हैं किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। सेकेंड पॉइंट, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, अल्कोहल कैन कॉज लाइफ लॉन्ग फिजिकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन।
अल्कोहल और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लाइफ लॉन्ग शारीरिक और बच्चे का बिहेवियर भी क्या होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो चेंज हो जाता है। कुछ कुछ बच्चों में ये भी देखने को मिला है। तो क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे कि फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पार्शियल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, अल्कोहल रिलेटेड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिले हैं बच्चे के अंदर में। समझ में आया। ऑल ऑफ दीज रिफर टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल, न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम कॉज द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी अगर मदर्स एक्सेसिव रूप से अगर स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है, तो उसका फीटस का स्ट्रक्चर और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और बिहेवियर प्रॉब्लम तीनों कंडीशन देखने को मिलती है। समझ में आया। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, यूज ऑफ नार्कोटिक लाइक हीरोइन कैन कॉज प्रीटर्म लेबर। अगर कोई सेडेटिव नार्कोटिक क्या होती है, एक सेडेटिव ड्रग्स होती है जिसमें क्या होता है कि जब अगर कोई फीमेल्स प्रेग्नेंट लेडी अगर यूज करती है, फॉर लाइक एग्जांपल दिया गया जैसे हीरोइन। हीरोइन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का नार्कोटिक्स या सेडेटिव ड्रग्स होती है। ये क्या करती है, बच्चे में प्री टर्म लेबर करवाती है। मतलब बच्चा जो टाइमिंग होता है लेबर का कितना होता है, 37 टू 38 वीक का। तो 37 की वीक प्रेगनेंसी ना होकर हो सकता है बिफोर 34 वीक में ही डिलीवर्ड हो जाए बच्चा, 28 वीक की प्रेगनेंसी ही डिलीवर्ड हो जाए। तो प्री टर्म लेबर होने के भी चांसेस होते हैं। ग्रोथ प्रॉब्लम होता है फीटल के अंदर, नार्कोटिक विथड्रॉवल फॉलोइंग बर्थ, द इंसिडेंस ऑफ सडन इन्फेंट डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। SIDS जिसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम 10 टाइम्स ग्रेटर। समझ में आया। तो सडन डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, किसकी वजह से, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से। सम ट्रैंकुलाइजर जैसे सच एज वैलियम कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट। कुछ कुछ जो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स होती हैं, ठीक है, कुछ ट्रैंकुलाइजर जो ड्रग्स होती हैं जैसे वैलियम बताया गया है कॉज। देखिए इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस अब्यूज के लिए ड्रग्स यूज होता है जो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है, तो इनके नाम आपको याद करके रखना होगा। तो देयर कैन बी इन्फेंट विथड्रॉवल सिंड्रोम आफ्टर बर्थ, जो क्या करता है, विथड्रॉवल सिंड्रोम कॉज करता है बर्थ के बाद। बच्चा अगर जन्म ले ले उसके बाद कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है, कुछ ट्रैंकुलाइजर, ये बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है, बच्चे में जन्मजात ही क्या हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, विथड्रॉवल सिंड्रोम आफ्टर बर्थ। समझ में आया। देन इसके बाद, इफ द मदर टेकिंग मर्जुना मर्जुआना मर्जुआना मरिजुआना, ध्यान रखिएगा, मैरिजुआना, मदर टेकिंग क्या लेती है, मैरिजुआना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिजल्ट बर्थ डिफेक्ट सच एज द इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ, स्लो फीटल ग्रोथ और स्लाइट डिक्रीज इन लेंथ, प्रेगनेंसी विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री मैक्चोर डिलीवरी। तो मतलब जितने भी सब्सटेंस अगर आप यूज करते हैं इनके नाम आपको याद है, जैसे वैलियम सब्सटेंस आपने ट्रैंकुलाइजर का पढ़ा। सम जैसे कि मैरिजुआना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई भी अगर मदर्स लेती है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है, स्लोली बच्चे का ग्रोथ होता है, उसकी लेंथ प्रॉपर रूप से लंबाई जो है वो नहीं बढ़ पाती है और बच्चा प्री मैक्चोर डिलीवर्ड होता है। समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे द यूज ऑफ एम्फेटामाइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद हार्ट डिफेक्ट इन बेबी। अगर कोई फीमेल, अगर कोई मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पर एम्फेटामाइन ड्रग्स का यूज करती है तो उस समय क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बच्चे के अंदर हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आया आपको। इसके बाद हम देखेंगे मदर कोकेन, अगर मदर कोकेन का प्रयोग करती है, कोकेन आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो प्री मैक्चुर लेबर अथवा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, या अबोर्ट होने के चांसेस होते हैं, गर्भपात होने के चांसेस होते हैं, बच्चा अबोर्ट होने की कंडीशन में होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट होने की प्रॉब्लम आती है, या तो फिर ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझ में आया। देन इसके बाद क्या देखने को मिलता है, ट्रीमर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीमर। ट्रीमर मतलब आपका होता है कपकपाना, ठीक है, अपने आप बॉडी कपकपाती हुई रहेगी, ट्रीमर्स वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। सेंसिटिविटी टू नॉइज और अदर स्टिमुलाई, फीडिंग प्रॉब्लम आएगी, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब प्रॉपर रूप से मदर कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेगी, बच्चे का भी कोऑर्डिनेशन कम देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे चल के जब बच्चा बड़ा होता है तो वो लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं होता, ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। तो कुछ ऐसी कंडीशन किसकी वजह से होता है, अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर सब्सटेंस अब्यूज करती है तो ये प्रॉब्लम या ये कंडीशन देखने को मिलती है। एक्सेसिव क्राइंग, बच्चा ज़्यादा रोता भी है, हो सकता है बच्चे के अंदर ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट हो जिसकी वजह से बच्चा परेशान रहता है, इरिटेट रहता है, या उसकी बॉडी या फिजिकली कंडीशन कुछ पुअर हुई ड्रग्स की वजह से जिससे बच्चा इरिटेट रहता है, हमेशा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड द वुमन स्टिक अवे फ्रॉम द सब्सटेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर अगेंस्ट टू द इल इफेक्ट। समझ में आया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे
सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इतने सारे ड्रग्स या सब्सटेंस का अगर कोई मदर एब्यूज़ करती है, उस समय पे लेती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझ में आया? तो बेस्ट आपको क्या करना है, क्योर करना है, इससे अगेंस्ट जाना है इसके, ठीक है? इसको लेना नहीं है, इसके अगेंस्ट जाना है ताकि कोई भी इल का इफेक्ट देखने को ना मिले, ताकि उससे प्रिकॉशन मिल सके बच्चे को और मदर्स को। तो गाइड करना है वुमेन्स को, इन सारी चीज़ों से क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, इससे दूर रखना है उसको। समझ में आया? तो ये सारे क्या देखने को मिल रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्या है क्वेश्चन हमारा? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड बर्थ एजुकेशन। अगर हम किसी भी वुमेन्स को या प्रेग्नेंट वुमेन को चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड अगर एजुकेशन देते हैं तो क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चाइल्ड बर्थ इज अ यूनिक एंड स्पेशल एक्सपीरियंस फॉर मदर एज वेल एज फादर। बोथ एक्सपीरियंस चेंज इन देयर लाइफ विथ बिकमिंग न्यू लाइफ एमोंगस्ट देम। देखिए चाइल्ड बर्थ एक यूनिक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है फॉर मदर और फादर्स के लिए। कोई भी अगर फर्स्ट टाइम पर अगर कोई पेरेंट्स बनता है तो उसके लिए एक लाइफ का स्पेशल वो टाइम होता है, जिसमें से वो दोनों क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अच्छा अपनी लाइफ के बारे में, एक नई फीलिंग्स आती है उनके अंदर, ठीक है। तो अगर हम क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड अगर उनको एजुकेट कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से गाइड केयर कर दिया जाए, तो क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो बेनिफिट हमको देखना है, उसके लाभ देखना है, बेनिफिट यानी लाभ देखना है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं उसके, हमको ये देखना है। तो पहला एडवांटेज बोला गया है इसमें, देखिएगा, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल चाइल्ड बर्थ। अगर उनको फुली नॉलेज है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से, तो नेचुरल बर्थ मतलब आपका नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी ना होकर नेचुरल चाइल्ड बर्थ होने की पॉसिबिलिटी बनती है उस समय पे। अवॉइडेंस इलीगल ड्रग्स, अगर हम इलीगल ड्रग्स और मेडिसिन से प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को दूर रखेंगे, अवॉइड करेंगे, उससे उसको बाहर रखेंगे, तो उससे क्या होगा, बर्थ अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ऐसी नेसेसरी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। समझ में आया? देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मदर ऑफ फॉर द रिलैक्सेशन टेक्निक एंड डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। मदर्स को रिलैक्सेशन टेक्निक या डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर के टाइम पे क्या करना है, उसको गाइड करना है। बॉडी एंड माइंड मदर्स को बोलना है, प्रिपेयर रखना है बर्थ के टाइम पे, उसको ये समझाना है, गाइड करना फर्स्टली सबसे पहले जो प्रीमी ग्रेविडा मदर्स हो, मतलब प्रीमी यानी प्राइमी मतलब क्या होगा, प्रीमी यानी क्या होता है आपका जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी अगर कंसीव करती है उसको स्पेशल रूप से क्या करना है, हमको गाइड करना है। फिर देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नॉट एज एन ऑब्जर्व वाइटनेस बट इज द कोच। मदर बिगिन ब्रेस्ट फीडिंग राइट एट बर्थ, बर्थ के बाद उसको बताना है कि बच्चे के जन्म के बाद आपको फुल्ली क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, उसको उसके बेनिफिट के बारे में बताना है कि अगर माँ का मिल्क अगर बच्चे को मिल रहा है तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक जो बोलना चाहिए कि लव और अफेक्शन होता है मदर्स और बच्चे के बीच में, वो चीज़ें जो बॉन्डिंग होती है वो भी बनी रहती है, प्लस बच्चे का जो फिजिकली और मेंटली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बॉडी का, वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर रहता है, किसके थ्रू, मदर मिल्क के थ्रू। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन भी होने के चांसेस नहीं रहते हैं, उससे भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे भी उसको रोका जा सकता है, किसके थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको इंपॉर्टेंस बताना है कि ब्रेस्ट फीड अगर आप कराते हो या अपना मिल्क अगर बच्चे को पिलाते हो तो क्या क्या बेनिफिट उसके होते हैं। तो ये बेनिफिट देखा जा रहा है चाइल्ड बर्थ एजुकेशन से रिलेटेड। समझ में आ गया होगा आपको ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेरेंट्स गेट प्रिपेयर फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लाइक सिजेरियन सेक्शन आर इमरजेंसी बर्थ। पेरेंट्स को पहले से बता के रखना है, प्रिपेयर करके रखना है कि किसी प्रकार की अगर कंडीशन या सिचुएशन क्रिएट होती है, मान लीजिए बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो, बच्चे का प्रॉपर तरीके से इंगेजमेंट नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है बच्चे का सिजेरियन सेक्शन करके भी डिलीवरी करवाई जाए, तो उसको रेडी करके बताना है कि सिचुएशन कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो ये होता है, एक तो गाइड करके रखना है। फिर कपल हैज़ इमीडिएट कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद द न्यू बेबी, और ये भी बताना है कि जो पेरेंट्स हो, जो बच्चे के फादर एंड मदर्स हो, जो कपल्स हो, वहाँ पे इमीडिएट या कंटिन्यूअस क्या करना है, बच्चे के कांटेक्ट में रहना है, नए बच्चे के, न्यू बेबी के कांटेक्ट में रहना है। तो ये तो होते हैं आपके बेनिफिट फॉर द एजुकेशन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसमें देखिए कुछ पॉइंट नीचे दिया गया है, थोड़ा हम रीड कर देंगे इसको। द चाइल्ड बर्थ एजुकेशन हेल्प द पेरेंट टू प्रिपेयर फॉर चाइल्ड बर्थ एज वेल एज पेरेंटहुड if the education is provided to the couple properly during the antenatal period. It help in
गिविंग इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन सच एज डिसीजन मेकिंग अबाउट लेबर, स्किल फॉर लेबर, पेन रिलीफ, इन्फेंट, पोस्टनेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड पेरेंटिंग स्किल। तो आपको पॉइंट में ध्यान रखना है कि जब आप चाइल्ड बर्थ एजुकेशन देते हो किसी को, अगर कपल्स को दे रहे हो, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको डिसीजन लेना है किसके थ्रू, ड्यूरिंग लेबर के थ्रू, लेबर की स्किल के बारे में उसको बताना है, पेन से कैसे रिलीफ मिल सकता है उसको बताना है, इन्फेंट और पोस्टनेटल केयर क्या होता है उसके बारे में उसको बताना है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है और पेरेंटिंग स्किल क्या होती है बच्चे के लिए। ये सारी चीज़ें क्या करना है, उसको एजुकेट करना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिस्ट आउट द रोल ऑफ हस्बैंड एंड फैमिलीज इन द लाइफ ऑफ एंटीनेटल मदर। क्या रोल होता है हस्बैंड का फैमिलीज के बीच में एंटीनेटल मदर्स के लिए। एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा, प्री नेटल और एंटीनेटल मैंने इसके पहले वाले सेशन में बताया है आपको कि क्या एंटीनेटल होता है क्या प्री नेटल होता है। तो दोनों का मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका आंसर हम देखेंगे, देयर इज मेजर रोल ऑफ हस्बैंड एंड द फैमिली इन द लाइफ ऑफ मदर ड्यूरिंग हर एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल पीरियड। देखिए इन तीनों का मीनिंग आपको समझना है। एंटीनेटल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल मतलब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, और पोस्टनेटल होता है आफ्टर डिलीवरी। समझ में आया। तो उस समय पे क्या बताना है, हस्बैंड और का इंपॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का मदर के साथ में। ठीक है, मदर हैविंग सपोर्ट हस्बैंड एंड फैमिलीज गिव हेल्दी बर्थ एंड सफर फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन दैट गेट सपोर्ट करना है। क्या क्या रोल होते हैं हस्बैंड को उस टाइम पे, ये रोल्स बताए गए हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी ही हैज़ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ द जॉय, हैप्पीनेस, एंजाइटी। इससे क्या होती है, एंजाइटी कम होती है, इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, उनके साथ में हैप्पीनेस बातें करना है। ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, एडिशन इन द रोल हस्बैंड, रोल ऑफ फादर्स, बिकम सपोर्टिव टू द वाइफ, वाइफ का सपोर्ट करना है ड्यूरिंग हिज पीरियड। इस दौरान जब वो प्रेग्नेंट हो उस समय वाइफ का फुली सपोर्ट करना है हस्बैंड को। हस्बैंड शेयर द हाउस होल्ड वर्क, मदर हस्बैंड को क्या करना है, घर के कामों में उसका हाथ बटाना है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपेक्टेड मदर में फील नोजिया एंड वोमिटिंग, सी नीड प्रॉपर अटेंशन एट दिस टाइम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपने सुना होगा 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, और 9 मंथ का क्या होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। दोनों तीनों ट्राइमेस्टर 3 मंथ के होते हैं, लेकिन तीनों को मिला के आपका 9 मंथ कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर मदर्स को क्या होता है, नोजिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। तो उस टाइम पे स्पेशल रूप से ध्यान देना है मदर्स का, मतलब जो उसकी वाइफ है, हस्बैंड अगर उसके हैं तो उसको स्पेशल रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। डिसअपॉइंट व्हेन वाइफ नॉट विलिंग टू हैव सेक्स, उस दौरान पर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, फील अनसेटिस्फाइड फील कर रही है, तो फिर उस समय पे उसको फोर्सफुली नहीं करना है सेक्स के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड है फिजिकल कंडीशन, नॉट फीलिंग एक्टिव, वो अच्छा फील नहीं कर रही है, आपको स्पेशली फिर भी अटेंशन करना है उसके न्यूट्रिशन के बारे में। हस्बैंड और उसकी फैमिली को, मदर्स को प्रॉपर तरीके से, जो प्रेग्नेंट लेडी हो उसको न्यूट्रिशन के बारे में क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अटेंशन देना है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर का बताया गया है, कंप्लेन सच एज द नोजिया एंड वोमिटिंग आउटसाइड एंड द मदर फील मोर एक्टिव। सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, 6 मंथ तक की प्रेगनेंसी हो जाती है आपकी, मतलब 3 मंथ से बाहर होकर वो 4 मंथ से स्टार्ट हो जाता है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर। तो नोजिया और वोमिटिंग से धीरे धीरे मदर क्या होती है, बाहर आती है, वो कुछ एक्टिव फील करना स्टार्ट कर देती है। कपल फील क्लोजर, हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड द लेट सेकंड ट्राइमेस्टर फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे ही 4 या 5 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मैटरनल एब्डोमेन, हस्बैंड क्या करती है, मतलब ग्रेट फीलिंग होता है, जो मदर्स होती है वो हस्बैंड के साथ में कैसा फील करती है, ग्रेट जॉय और मतलब हैप्पीनेस फील करती है। ध्यान रखिएगा हस्बैंड के साथ में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम थर्ड ट्राइमेस्टर देखेंगे। जैसे ही आपका 6 मंथ कंप्लीट होता है, 7 मंथ लगता है, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, एब्डोमेन का जो साइज है वो थोड़ा सा प्रोट्यूड हो जाता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और बच्चा भी बढ़ता है। फीमेल बिकम कॉन्शियस लुक एट दिस टाइम, सो हेयर रोल ऑफ हस्बैंड प्रेज हिज वाइफ फॉर द ब्यूटी एंड एक्सप्रेस हिज लव एंड केयर टू हर। मदर गिव बर्थ टू ए बेबी विच ब्रिंग्स जॉय एंड देयर हैप्पीनेस टू देयर लाइफ। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बॉडी जो बच्चे का बॉडी, सॉरी, जो मदर का जो बॉडी है वो चेंज हो जाता है, और बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। और मदर, हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या करते हैं, थोड़ी सी खुशी, मतलब हैप्पीनेस फील करते हैं। हर ब्यूटी एक्सप्रेस लव एंड हेयर, मदर्स गिव बर्थ टू बेबी ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। और उस कंडीशन पे क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का बर्थ हो जाता है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा हैप्पीनेस फील होता है दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हस्बैंड का रोल हो गया, वहाँ पे हैप्पीनेस फील कर रहा है हस्बैंड। ठीक है, अब इसके बाद फैमिली का रोल हमको देखना है।
तो द फैमिली आल्सो शेयर्स सम रोल बाय द विंग नियर सपोर्टिव बाय द मदर, ठीक है, मदर को सपोर्ट करती है फैमिली, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए मदर्स के बीच में फैमिली का, फैमिली आल्सो प्ले रोल इन द न्यूट्रिशन, स्पेशल रूप से उसका न्यूट्रिशन का रोल होता है फैमिली का, इन्वायरमेंटल प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल चेकअप कराना है मदर्स का, तो प्रॉपर रोल ऑफ हस्बैंड एंड फैमिलीज मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी कैन कंट्रोल सम एक्सटेंट, इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक प्रॉपर रोल होता है हस्बैंड और फैमिलीज का, मैटरनल मोर्टालिटी मतलब किसी भी प्रकार का डेथ रेट और मोर्बिडिटी किसी भी प्रकार का सिक कंडीशन ना होने पाए, इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो मैटरनल मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी रेट क्या होती है, इससे कम होती है जब स्पेशल रूप से हस्बैंड और फैमिलीज का क्या होता है, अटेंशन होता है, स्पेशल रूप से मदर्स को ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। नहीं तो अगर ये प्रॉब्लम अगर इन चीज़ों का अगर फैमिली का और हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होगा तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अल्टीमेटली मदर किस में जाएगी, मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी की कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैटरनल मदर को। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये पॉइंट सारे, क्या रोल होते हैं हस्बैंड्स और फैमिलीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट द रोल ऑफ मिडवाइफ प्रिपरेशन ऑफ सेफ कन्फाइनमेंट। अब आपको क्या रोल होता है जो मिडवाइफ होती है, मिडवाइफ मतलब ऐसी मदर जो डिलीवरी कंडक्ट कराने वाली होती है, ठीक है, ऐसे मदर नहीं, ऐसे मतलब स्टाफ मेंबर, मिडवाइफ हम बोलते हैं ऐसे स्टाफ मेंबर जो ट्रेंड पर्सन हो जो डिलीवरी कंडक्ट कराएंगे, उसको किस प्रकार से सेफ कन्फाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे डिलीवरी के लिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, सेफ मतलब सेफली होना चाहिए, किसी प्रकार का अनसेफ डिलीवरी कंडक्ट नहीं कराना है आपको। तो क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे हम सेफ कन्फाइनमेंट, the care has to be taken choosing the client for home delivery and conduction of delivery without any complication। केयर चूजिंग, आपको केयर कैसे करना है क्लाइंट्स का फॉर होम डिलीवरी अगर आप करवाते हो, ठीक है, डिलीवरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो मिडवाइफ शुड बी रिमाइंडर दैट वूम सी कैन कंडक्ट सेफ डिलीवरी एट होम सच एज दैट द हेल्दी मल्टीपेरस वुमेन्स का हेल्दी होना चाहिए, वुमेन नॉर्मल मेडिकल हिस्ट्री जो हो वुमेन्स की क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वुमेन हु हैज़ नॉट अंडरगोन और सर्जरी यूट्रस प्रीवियसली, वुमेन्स का अगर किसी प्रकार का यूट्रस का सर्जरी वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस ये क्या है आपका होम में डिलीवरी करवाना, इसमें बताया जा रहा है कि सेफ कैसे प्रिपेयर करोगे, अगर आप होम में डिलीवरी करवाते हो तो एक सेफ कन्फाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करोगे, तो ये सारी चीज़ें इस कंडीशन पे आप उसको कह सकते हो, ठीक है। पर आप 5 पॉइंट देखिएगा, इसमें 4 पॉइंट, वुमेन हैविंग नॉर्मल ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री हु हैज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी प्रकार का प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहाँ पे आप उसको कन्फाइनमेंट कर सकते हो डिलीवरी के लिए। वुमेन हु डिड नॉट हैव प्रीवियस डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, किसी भी प्रकार का प्रीवियस कोई डिलीवरी या उसके पहले उसका सिजेरियन सेक्शन तो नहीं हुआ था, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करके ही क्या करना है, सेफ कन्फाइनमेंट करना है उसको। सेफ कन्फाइनमेंट का मीनिंग आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेफ कन्फाइनमेंट मतलब ऐसी जगह जैसे कि होम डिलीवरी करवाना, वो क्या कहलाता है आपका सेफ कन्फाइनमेंट कहलाएगा। तो मिडवाइफ कैसे एक ट्रेन जो वहाँ पे स्टाफ होती है, कैसे जो मिडवाइफ नर्स होती है वो कैसे डिलीवरी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो क्या क्या होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन जो डिलीवरी वहाँ पे कंडक्ट आप करा सकते हो, तो ये 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ रूम अब देखना है, रूम कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए डिलीवरी वाला, देयर शुड बी प्रोविजन, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए रूम में, बॉयल्ड वाटर होना चाहिए, गुड लाइट सोर्स होना चाहिए, फ्लोर शुड बी कवर्ड, मैकिंटोश होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। समझ में आया, ये होता है डिलीवरी रूम कैसे आप प्रिपेयर करके रखोगे। फिर मिडवाइफरी किट में आप क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडवाइफरी किट में क्या क्या मटेरियल आपको रखना है, सॉफ्ट राइजर, स्टेलाइज ब्लेड, डिस्पोजेबल कैथेटर, स्टेलाइज ग्लव्स, कॉट टाइप, बाउल, डिटॉल, कॉटन सैनिटरी कॉटन पैड, प्लास्टिक एप्रॉन, इंजेक्शन डाइजेपाम और मिथार्जिन होना चाहिए, ठीक है, मिथार्जिन, निडल एंड सिरिंज और इक्विपमेंट फॉर डूइंग पेरिनियल स्टिचेस। तो ये 14 ऐसे जो इक्विपमेंट होते हैं, जो किट्स होती हैं आपकी मिडवाइफरी किट होती है, ये 14 जो मटेरियल है ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। फिर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हो उसके पहले आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मिडवाइफ मस्ट ग्रेट मेंबर फैमिली व्हेन सी इंटर इन द होम एंड प्लेस हर बैग एंड न्यूज़पेपर, प्लास्टिक पेपर, टेबल, चेयर और बॉक्स। मिडवाइफ को सबसे पहले फैमिली मेंबर को बोल देना है, जैसे ही होम के अंदर इंटर करते हैं न्यूज़पेपर या प्लास्टिक पेपर टेबल में या चेयर और बॉक्स में क्या करना है वहाँ पे रख देना है। देन इसके बाद फाइंड आउट द टाइम लेबर पेन्स, आपको टाइमिंग देखते रहना है, इंटरवल नेचर्स एंड एश्योर मदर्स फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग मदर कंडीशन एंड लेबर, फैमिली मेंबर्स को सभी को एश्योर कर देना है, गाइड कर देना है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं कि नहीं है,
नेचुरली होगा कि किस तरह से डिलीवरी होगी, लेबर का पेन कैसा आ रहा है, तो आपको टाइमली क्या करना है, देखना है, नोट करना है। इसके बाद मिडवाइफ मस्ट रिमूव हर वॉच, बैंगल्स, रिंग। मिडवाइफ जो नर्स जो ट्रेन पर्सन होती है, किस प्रकार से डिलीवरी कंडक्ट कराना है, तो रिमूव कर देना है। वॉच को क्या करना है, रिमूव कर देना है। बैंगल्स को रिमूव कर देना है। अदर कोई भी थिंग्स है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव सॉप डिश एंड टॉवल फ्रॉम द बैग्स, स्क्रब हैंड्स, और नाइसली आपको क्या कर लेना है, हैंड्स को वॉश कर लेना है, वाटर ड्राई और एप्रॉन को क्या करना है, पहन लेना है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिलीवरी एंड नॉट आर नॉट ऑटोक्लेव, देन टेक इट फ्रॉम द बैग एंड पुट देम बॉइलिंग वाटर। अगर इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर करना है डिलीवरी के लिए, नॉट ऑटोक्लेव, टेक देम आउट फ्रॉम द बैग एंड पुट देम इन द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है आपको क्या करना है, वहां पे यूज करना है। कवर कंटेनर को कवर करके रखना है और बॉयल फॉर द कितने मिनट के लिए बॉयल करके रखना है, तो 23 से 25 मिनट तक, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको वहां पे क्या करना है, यूज करना है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट हो गए जब आप डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए जाते हो, तो किस प्रकार से आप सब सेफ कन्फाइनमेंट मतलब सेफ डिलीवरी आप करवा सकते हो। होम का बताया गया, या जिस रूम में आप डिलीवरी कंडक्ट कराते हो, तो एक ट्रेन मिडवाइफ होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, जो डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए योग्य हो। एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जो डिलीवरी कंडक्ट करा सके। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट, या इस तरह से आपको क्या कराना है, डिलीवरी को कंडक्ट कराना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन 20 से बन के आते हैं कि जैसे कि कवर कंटेनर का जो बॉयल टेम्परेचर है, तो वो कितना होना चाहिए, तो 23 से लेकर 25 मिनट तक का वो बॉयल किया हुआ होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। कवर कंटेनर अलाउ देम बॉयल, कितने टाइम तक का होना चाहिए, वो 20 से लेके आपका 25 मिनट तक का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट आउट द एडवांटेज ऑफ सेफ कन्फाइनमेंट एट होम। आपका सेफ कन्फाइनमेंट अगर आप कराते हो डिलीवरी, अगर आप एक ट्रेन मिडवाइफ से अगर आप डिलीवरी होम में करवाते हो, तो क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं, क्या लाभ देखने को मिलते हैं, ठीक है। द मोस्ट लोअर इन होम डिलीवरीज कंपेयर हॉस्पिटल डिलीवरीज। मतलब देखिए, होम डिलीवरी सभी को मालूम है लो कास्ट की होती है कंपेयर्ड हॉस्पिटल डिलीवरी के। मदर फील मोर कंफर्टेबल, मदर कैसी फील करती है, कंफर्टेबल फील करती है अगर होम में डिलीवरी होती है। और किसी प्रकार का उसको डिप्रेशन एक्सप्रेस होती है, उसको हैप्पीनेस फील करती है। इमोशन फील फ्रीली, इमोशन कहाँ शेयर करती है, होम में शेयर करती है। तो ये एडवांटेज देखने को मिलते हैं। और भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं। देयर इज द फीलिंग ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड प्राइवेसी। वो फील करती है कैसा, फ्रीली, ठीक है, फ्रीली फील करती है, फ्रीडम फील करती है, प्राइवेसी फील करती है होम में। नो अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन एट दैट, देयर इज द लेस चांसेस ऑफ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। लेस चांस, कम चांसेस होते हैं बैक्टीरियल और वायरल, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते इन्फेक्शन के। और देयर इज नो सेंस मोर इमोशनल बिलोंगिंग व्हेन आवर लव्ड वंस अदर चिल्ड्रन आल्सो नियर टू हर एंड सी फील टेंशन फ्री, टेंशन फ्री फील करती है घर पे। और अपने घर में क्या करती है, बच्चे के लिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, तो वो वहाँ पे क्या रहती है, फैमिली मेम्बर साथ में रहते हैं, तो थोड़ा टेंशन फ्री रहती है। फिर देयर इज नो लॉन्गर ऑफ मिक्सिंग अप द बेबी, और लंबे समय तक के लिए वो बेबी से मिक्सिंग नहीं रहती है मदर। तो ये बेनिफिट होते हैं होम डिलीवरी के लिए। अब इसके बाद डिसएडवांटेज भी बताए गए होम डिलीवरी। सेफ कन्फाइनमेंट एट होम, होम में अगर आप सेफ कन्फाइनमेंट कराते हैं तो क्या हानि भी हो देखने को मिल सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है, इफ सम इमरजेंसीज, कुछ भी इमरजेंसी अगर एराइज हो जाए, तो उस टाइम पे देयर इज नीड ऑफ एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट का नीड होता है। तो वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है होम डिलीवरी, या टीबी या जो कि आप ट्रेन बर्थ अटेंडेंट से के द्वारा करवा रहे हो, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन कुछ क्रिएट हो जाए, तो वो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो बच्चे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे की डेथ भी होने के चांसेस रहेंगे, या मदर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। पीपीएस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेज, पीपीएस मतलब पोस्टपार्टम हेमोरेज, जब मोर देन आफ्टर डिलीवरी के बाद अगर मदर को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग, तो वो पीपीएस की कंडीशन में चली जाती है, तो मदर शॉक की कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। अगर उसका ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, तो मदर किस में चली जाएगी, शॉक कंडीशन में चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है वहाँ पे। हो सकता है ऐसा इमरजेंसी केस हो कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ना बन पाए, ऐसा इमरजेंसी केस आ गया कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़े, ये भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सर्टेन कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। और हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है कि जल्दी ट्रीट कर लिया जाता है इन चीज़ों को। और देयर कैन बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं कि जो कि घरों में
नहीं प्रेजेंट होती है और हॉस्पिटल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है तो जल्दी उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन निकल आता है। समझ में आया? तो ये डिसएडवांटेज होते हैं होम में डिलीवरी करवाने के, घर में डिलीवरी करवाने के, ये हानि देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन प्रेगनेंसी, हाउ द रिस्क ऑफ रेडिएशन कैन बी रिड्यूस। रेडिएशन का प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या अफेक्ट देखने को मिलता है, तो हमको देखना है। इसमें नोन फैक्ट द सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैन हार्म बोथ द मदर एंड हर फीटस, सेलुलर, लिवर एंड कॉज। कई ऐसे हार्मफुल रीजन बताए गए हैं इसमें कि जो रेडिएशन है वो बच्चे को और मदर्स को दोनों को सेलुलर अफेक्ट करता है। क्या रीजन क्रिएट कर सकता है, तो सबसे पहले बताया गया है, पहला म्यूटेशन इन द डीएनए, डीएनए का डबल म्यूटेशन हो सकता है जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, रिडक्शन ऑफ हाइट, हाइट उसकी कम हो सकती है बच्चे की, मेंटल रिटार्ड बच्चा हो सकता है, स्मॉल हेड साइज हो जाएगा, या बच्चे का ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा। और आफ्टर एक्सपोजर, जब बच्चा बार बार एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन में, तो चेंजेस इन द जीन ऑफ डीएनए अकर, जो डीएनए जीन जो चेंजेस देखने को मिलता है डीएनए के अंदर जीन्स का, वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, विच आर कॉल्ड रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन जो डीएनए में देखने को मिलता है वो रेडिएशन के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रिस्क देखने को मिलता है, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, लो आईक्यू, ये भी प्रॉब्लम बताई गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है यूएसजी कराने का। तो रिस्क ऑफ रेडिएशन जो बताया गया है, मैलिग्नेंसी, ठीक है। मैलिग्नेंसी यानी एक कैंसर का फॉर्म होता है, आपने बिनाइन और मैलिग्नेंसी देखा है, तो कैंसर होने के भी रिस्क बन सकते हैं। आईक्यू लेवल लो हो सकता है बच्चे का। माइक्रोसिफेली, बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा सा लार्ज हो सकता है। डिजनरेशन ऑफ रेटिना, रेटिना में अगर कोई इफेक्ट होगा, या कटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लेफ्ट पैलेट भी देखने को मिलता है। तो ये रिस्क बताए गए, श्योर नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन रिस्क बन सकता है इसका रेडिएशन का। अब रिस्क ऑफ रेडिएशन कैन बी रिड्यूस, कैसे आप रेडिएशन को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग प्रॉपर सेल्डिंग रिडक्शन, रिड्यूसिंग द रेडियोलॉजी एक्सपोजर टाइम, यूजिंग द फिल्म, या किसी भी प्रकार का फिल्म यूज करके क्या कर सकते हो, रेडिएशन का यूज नहीं करोगे, इसके रिस्क को कम कर सकते हो। अप्रोप्रिएट फिल्टर बाई फॉर एनी रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेडिएशन का जो रिस्क है उससे क्या करना है, कैसे कम कर सकते हो, ये सारे पॉइंट है जो कि आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अनविड मदर। अब अनविड मदर क्या होता है, देखिए अनविड मदर वो होता है जो मदर प्रेगनेंसी कंसीव तो हो गई है, ठीक है, वुमेन हु हैज बेबी सी इज नॉट मैरिड, अनवेड मदर उसको बोला जाता है। डिफाइन अनवेड मदर। अब अनवेड मदर मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवेड मदर वो होती है ए वुमेन हु हैज बेबी वाइल सी इज नॉट मैरिड, नोन एज द अनवेड मदर। जो मदर मैरिड नहीं होती है, उसकी शादी नहीं हुई रहती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका अनवेड मदर। A mother carrying the child who is not result of wedlock or mother who bears children out of wedlock can be due to an illicit relationship or consequence of sexual abuse। मान लीजिए कि अगर कोई मदर सेक्सुअली एब्यूज हो, ठीक है, या इलीगली इलिसिट रिलेशनशिप हो किसी के साथ में उसका, तो इस तरह से अगर वो बच्चे को जन्म देती है, ऐसी मदर अगर बच्चे को जन्म देती है तो वो क्या कहलाती है, अनड्यू मदर। उसको हम क्या बोलेंगे, अनड्यू मदर। समझ में आ गया होगा आपको, एक छोटा सा ये हेडिंग था, अनड्यू नहीं अनवेड मदर, अनवेड, अनड्यू नहीं अनवेड मदर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनवेड मदर क्या होती है। तो अनवेड मदर इज द बच्चा डिलीवर्ड होता है पर विदाउट मैरिड। समझ में आया? देन इसके बाद व्हाट मीन द सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? सिंगल पेरेंट इज अ पेरेंट नॉट लिविंग विद द स्पाउस और पार्टनर हु हैज नॉट मोस्ट अ डे टू डे रिलेशनशिप रेजिंग द चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन। सिंगल पेरेंट यूजुअली कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी केयर गिवर। सिंगल पेरेंट का मतलब होता है कि जो पार्टनर होते हैं हस्बैंड वाइफ वो साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है, मोस्टली रूप से डे टू डे रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं बच्चे के साथ में, सिंगल पेरेंट्स बन के रहते हैं बच्चे के साथ में। समझ में आया? प्राइमरी केयर गिवर, जब बच्चे की अगर केयर करें, चाहे मदर बच्चे के साथ में हो या फादर बच्चे के साथ में हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, सिंगल पेरेंट कहलाता है। समझ में आया? ये रीजन होता है सिंगल पेरेंट्स का। देन इसके बाद देखिए, या तो उसका ये भी तो बताया जा रहा है कि या तो वो नॉट लाइविंग,
या तो वो सिंगल पेरेंट ऐसा होगा कि वो हो सकता है कि फादर की डेथ हो गई हो या मदर की डेथ हो गई हो, ठीक है। डे टू डे रिलेशनशिप रेज द चाइल्ड, बच्चे के साथ में वो डेली टू डेली क्या रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, बच्चे के साथ में उनको रहना पड़ता है। ऐसे जो पेरेंट्स बच्चे की केयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके सिंगल पेरेंट। मतलब किसी का हस्बैंड की अगर मान लीजिए डेथ हो जाए या किसी की वाइफ की अगर डेथ हो जाती है बच्चे के जन्म के बाद, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, तो वो एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में क्या करते हैं बच्चे की केयर करते हैं, वो एक प्राइमरी केयर गिवर कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है, देखिए इसमें सिंगल पेरेंटहुड में अकर फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन बताए गए हैं कि सिंगल पेरेंट्स का रीजन क्या होता है। सिंगल पेरेंट फॉर पार्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए होता है। सिंगल पेरेंट बाई चॉइस, एक तो चॉइस के लिए। वैरायटी बताए गए, रीजन बताए गए, ठीक है। या तो डाइवोर्स हो गया हो, ठीक है। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट में आपको ध्यान देना है। ये जो सारे पॉइंट दिए हैं कि किस प्रकार से रीजन होते हैं सिंगल पेरेंट्स का, तो सबसे पहले डाइवोर्स, सिंगल पेरेंट्स पार्ट टाइम, फॉर पार्ट टाइम के लिए सिंगल पेरेंट्स बन जाते हैं कुछ समय तक के लिए। सिंगल पेरेंट्स बाई चॉइस, अपनी चॉइस से या अपनी खुशी से क्या होते हैं वो सिंगल पेरेंट बन जाते हैं। या तो फिर विडो, या तो फिर मैंने आपको बताया अभी कि अगर हस्बैंड का अगर मान लीजिए डेथ हो जाए, या तो फिर मदर्स, कुछ कुछ मदर्स होती हैं बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उस समय पे अगर हस्बैंड बच्चे की केयर कर रहे हैं तो वो, और अगर मदर अकेली बच्चे की केयर कर रही है तो वो विडो वाली कंडीशन कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपको ये सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बताया जा रहा है कि सिंगल पेरेंट फॉर पार्ट टाइम। पार्ट टाइम सिंगल पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, सम केसेस अब्सेंस ऑफ स्पाउस फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू वर्क, फॉरेन ट्रिप्स, पीपल ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स। तो पार्ट टाइम मतलब कुछ समय के लिए, कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के हस्बैंड क्या है, किसमें मिलिट्री में है, फौज में है, तो एक प्राइमरी केयर गिवर के रूप में मदर को वर्क करना होता है, जो कि फादर क्या होते हैं साथ में नहीं रह पाते हैं, कुछ टाइम्स के लिए, पार्ट टाइम के लिए साथ में रहते हैं, उसके बाद फिर वो अपने वर्क पे चले जाते हैं। तो अब्सेंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर के एब्सेंस में लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक मदर क्या करती है बच्चे की केयर करती है। अब डाइवोर्स, डाइवोर्स इज अ सेकंड पॉइंट जो है, डाइवोर्स इज अ अगेन ग्रेट इमोशनल ट्रोमा फॉर द पार्टनर। डाइवोर्स एक इमोशनली ट्रोमा होता है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता है पार्टनर के बीच में, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो एक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे का, ठीक है। बच्चा जिसके कस्टडी में रहता है, फादर के हो या मदर के, तो एक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बच्चे की केयर की जाती है, तो वो डाइवोर्स की कंडीशन में देखने को मिलता है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट, विडो। विडो विथ चिल्ड्रन समटाइम द डेथ वन पार्टनर, मतलब अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन पर जो बच्चे की केयर की जाती है, स्ट्रॉन्ग इमोशनली जो होता है, और इसमें क्या होता है बच्चे की जो केयर उस दौरान की जाती है उसको हम बोलेंगे विडेड विथ चिल्ड्रन। फिर सिंगल पेरेंट्स बाय चॉइस, सिंगल पेरेंट्स बाय चॉइस मतलब कुछ पर्सन्स पीपल्स क्या होते हैं, नेवर वांट गेट मैरिड, वो मैरिड नहीं कर शादी नहीं करते हैं, कभी भी वो शादी करना नहीं चाहते, बट वो बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ क्या होते हैं, द पीपल जनरली गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड एडॉप्ट चिल्ड्रन। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उसमें बताया जा रहा है सिंगल पेरेंट्स मतलब उनके पास मनी और फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो जिससे क्या करते हैं बच्चे को अडॉप्ट करके वो एक सिंगल पेरेंट्स की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। समझ में आया, जो बच्चे को अडॉप्ट करके बच्चे की केयर करते हैं, चिल्ड्रंस की केयर करते हैं, वो क्या कहलाता है, सिंगल पेरेंट्स बाई चॉइस। समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें से क्या सिंगल पेरेंट्स बन के बच्चे की केयर की जाती है, ये कंडीशन, ये रीजन देखने को मिलते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट प्ले एंड रोल इन सिंगल पेरेंटिंग। क्या अफेक्ट और क्या रोल देखने को मिलता है सिंगल पेरेंटिंग के साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों के फिजिकली इमोशनली सिंपल थिंग्स सच एज पर्सनल हाइजीन डाइट कैरियर, मतलब सारे रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिंगल पेरेंट्स की। सोशल प्रेशर और चाइल्ड, सम टाइम स्कूल्स अदर एरियाज, जैसे सोसाइटी में किस तरह से बच्चा रहता है, जैसे स्कूल्स क्या है उसका नाम, और अदर पेरेंट्स दीज प्रॉब्लम टारगेटेड चाइल्ड एंड शुड प्रिपेयर फ्री फेस सच सिचुएशंस कॉन्फिडेंटली, मतलब कॉन्फिडेंटली बच्चे को प्रिपेयर करना होता है कि सोसाइटी में कैसे फेस करना है, तो एक प्रकार का सोशल प्रेशर बच्चे के ऊपर भी देखने को मिलता है। समझ में आया। इसके बाद इकोनॉमिकली फैक्टर क्या देखने को मिलता है, हर पेरेंट्स हैज टू वर्क एंड फुलफिल द नीड ऑफ चाइल्ड, हैज बीन ऑब्जर्व सम केस दैट सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज हाई रिस्क पॉवर्टी। देखिए अगर कपल फैमिली होती है तो इस तरह में क्या होती है, अगर मदर पुअर है, अगर मदर है वहाँ पे, तो जिस तरह से क्या होता है कि अगर
डाइवोर्स हो गया मान लीजिए, ठीक है, और अगर सिंगल मदर्स है तो इस तरह में अगर मदर पुअर है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इकोनॉमिकली फैक्टर भी देखने को मिलता है। तो क्या एक सिंगल पेरेंटिंग का क्या रोल होता है, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पूरा जो कार्यभार होता है वो किसके ऊपर होता है, मदर्स के ऊपर होता है। तो इम्पोर्टेंट रोल होता है मदर्स को वहाँ पे फुलफिल करने का। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, बच्चा क्या करता है, कभी कभी पेरेंट्स फील अपने आप को अकेला फील करते हैं उस कंडीशन पे। हो सकता है ट्राई टू बी फ्रैंक चाइल्ड्स, और वो कोशिश करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से फ्रैंक रहे, ठीक है। इमोशनली बिहेवियर प्रॉब्लम भी बच्चे में देखने को मिलता है। बच्चा इमोशनल, जैसे सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, या तुम्हारे फादर नहीं है, तो इमोशनली और बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को बच्चे के अंदर मिलती है सिंगल पेरेंट्स में, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लव और केयर अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, और अदर पेरेंट्स ऑप्शंस होते हैं अगर, तो हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना, या उसको बच्चे को लव एंड केयर प्रोटेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ अगर बच्चा अपने आप को इमोशनली या मतलब इस कंडीशन से फील कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करना है, प्रोवाइड करेंगे, तभी वो क्या हो सकता है, इन चीज़ों से बाहर निकल सकता है। समझ में आ गया? चलिए, टाइम फैक्टर बोला गया है, एज द पेरेंट सिंगल सी हैज़ वर्क टू हैव इमोशन फाइनेंशियली सिक्योरिटी। टाइम फैक्टर, पेरेंट्स को क्या करना है, सिंगल उसका फाइनेंशियली रूप से उसको सिक्योर करना है, ठीक है। पेरेंट्स नॉट एबल टू प्रॉपर टाइम टू चाइल्ड नीड केयर एंड अटेंशन, और इसकी वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे को सिंगल पेरेंट्स बच्चे को प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो क्वालिटी टाइम को आपको बच्चे को देना होगा, अच्छी क्वालिटी वाला समय आपको बच्चे को देना होगा, ताकि उसका टाइम फैक्टर अफेक्ट ना पड़े बच्चों के ऊपर। फिर स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, सिंगल पेरेंट डेवलप स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, चाइल्ड के साथ में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपको डेवलप करना है। जब पेरेंट्स को डिस्कशन करना है बच्चे के साथ में फाइनेंशियल मैटर और अदर चीज़ों के बारे में उससे डिस्कशन करना है, बॉन्डिंग अच्छा बना के चलना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए बच्चे का और पेरेंट्स के बीच में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लुकिंग आफ्टर देम से बच्चा भी धीरे धीरे क्या होता है, अपने पेरेंट्स के साथ में कोऑपरेट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपको डेवलप करना है। चलिए, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका, क्या क्या मतलब देखने को मिलता है। बच्चा अगर प्राइमरी, अगर मान लीजिए सिंगल पेरेंट्स है कोई, तो अगर जब बच्चे को केयर करता है, देता है, तो क्या क्या फैक्टर देखने को मिलता है, तो इस तरह ये पॉइंट में दिया हुआ है। पहला, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस फील करता है बच्चे का, इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रंस देखने को मिलता है, टाइम फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वर्क करना है, सोशल प्रेशर भी बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, और इकोनॉमिकली फैक्टर भी देखने को मिलता है। तो कैसे आपको इसको अच्छे से डील करना है इस समय को, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन इन चीज़ों के अफेक्ट होने के साथ साथ आपको बच्चे के साथ में कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे बच्चे को टाइम देना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है बच्चे के साथ में, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रोल होते हैं केयर करने के। चलिए ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी, जैसे भी हो आप कमेंट्स करके इसको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि आज जितने भी अभी हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रख रहे हैं, पूरे यूनिट या पूरे सिलेबस के साथ में हम इसको रख रहे हैं, ताकि कोई भी सिलेबस का ऐसा क्वेश्चन छूटे ना जो कि आपको पता ना चले। तो अभी हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। कल के सेशन में हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होगा। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक और शेयर करिए।